चलिए, गुड मॉर्निंग। सेकेंड ईयर मैथ्स आपके जो है मैथ्स में हम लोग कर रहे हैं पेपर टू में यूनिट 1, और इस यूनिट 1 का आपका लास्ट टॉपिक है विचित्र हल। ठीक है, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि किसी भी अवकल समीकरण को जब हम लोग हल करते हैं, ठीक है, किसी भी अवकल समीकरण को हम लोग हल करते हैं तो हमें व्यापक हल प्राप्त होता है। व्यापक हल का मतलब जो है क्या होता है कि उसमें जो है अचर जो है वो विद्यमान होता है। ठीक है, अचर विद्यमान होता है, इस वजह से उसको जो है पूरा हम लोग व्यापक हल बोलते हैं। तो व्यापक हल जो है उसमें हम लोग c के अलग अलग मान रखने पर हमें एक वक्रों का कुल जो है प्राप्त होता है। वो वक्रों का कुल जो है किसी न किसी ऐसे वक्र से जो है ढका रहता है, यानी उसका कुछ न कुछ ऐसा एनवलप होता है कि जो उसको पूरा का पूरा जो है ढक देता हो, तो वही जो है कहलाता है विचित्र हल। ठीक है, वही कहलाता है विचित्र हल। तो दूसरे शब्दों में कहूं कि यहाँ पर आपके विचित्र हल जो है उस हमारी वक्र का जो है एनवलप ही होता है, वक्र कुल का एनवलप ही होता है। अब देखिए कि यहाँ पे जो है मैंने विचित्र हल ज्ञात करने के लिए आपको बताया था कि किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें जो समीकरण दी हुई होती थी, ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं कि जो भी समीकरण दी हुई होती थी उसका क्या करते थे, हम p के सापेक्ष जो आंशिक अवकलन करते थे और यहाँ पे जो है इज इक्वल टू उस पे 0 लगाते थे। फिर इन दोनों में से जो क्या करते थे कि p का विलोपन, इन दोनों में से करते थे p का विलोपन। फिर जो है फिर से देख इसका जो है हम लोग व्यापक हल ज्ञात करते थे, जहां पे जो है p हट जाता था उसकी जगह पे अब c आ जाता है। ठीक है, c आ जाता है और x y के पद भी होंगे उसके अंदर। फिर इसका जो है हम लोग क्या करते थे कि c के सापेक्ष जो आंशिक अवकलन करते थे और उसको 0 के बराबर रखकर दोनों में से जो है क्या करते थे, c का विलोपन करते थे, c का विलोपन करते थे। ठीक है, जब p का विलोपन करते थे उसको कहते थे हम लोग p डिस्क, यानी कि p विवेचक या विविधकर, और जब c का विलोपन करते उसको कहते थे c डिस्क, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट और या विविधकर विवेचक। ठीक है, ये दोनों जब बराबर होते थे, ये दोनों ही जब बराबर होते थे तो हम लोग कहते थे कि ये इसका विचित्र हल है। ठीक है, कल जो है मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, दोनों में देखेंगे कि दोनों में जब हमने विलोपन किया तो सेम फंक्शन आता है, सेम फंक्शन आता है। अब जो है विचित्र हल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अलग भी बिंदु प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ अलग ही बिंदु प्राप्त होते हैं और उन बिंदुओं से अगर गुजरने वाले वक्र को हम लोग देखें तो वो कुछ और ही अलग ही शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ कि देखिए किस तरह से कि मेरे पास जो है ऐसे जो है वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या जो है समान है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या समान है और एक दूसरे को स्पर्श करते हुए चल रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। अब जो है यहाँ पे क्या होगा कि आप जानते हैं कि अगर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए चल रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इसकी एक स्पर्श रेखा, ठीक है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा, यहाँ पे इसकी एक स्पर्श रेखा हमें प्राप्त होगी। ठीक है, ये आप सीधे भी हो सकते हैं, आड़े टेढ़े भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो है यहाँ पे ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा बन सकती है, यहाँ कोई स्पर्श करता हुआ वक्र भी बन सकता है दोनों तरफ से। अब जो है क्या होगा कि यहाँ पे जो है अगर हमें इसका लोकस ज्ञात करना हो, दोनों का, यानी दोनों का ही बिंदु पथ ज्ञात करना हो, तो देखेंगे कि वो बिंदु पथ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो है कैलकुलेशन हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो ये जो है यहाँ पर इसका बिंदु पथ जो है वो प्राप्त होगा। तो ये बिंदु पथ देखिए, अब ये दो है तो दो स्पर्श रेखा, लेकिन क्या होता है कि अगर दोनों का ही हमें लोकस ज्ञात करना हो, ठीक है, दोनों ही स्पर्श रेखाओं का अगर हमें लोकस ज्ञात करना हो तो वो लोकस जो हमें यानी कि बिंदु पथ जो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे बीचों बीच जो है मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु पथ। ये क्या कहलाएगा, इसका स्पर्श बिंदु पथ। अब देखिए यहाँ पे इसका एनवलप तो अलग मिलेगा, ठीक है, एनवलप तो अलग मिलेगा,
लेकिन एक और चीज हमें मिल रही है, यहाँ पे जो है इसके जो स्पर्श बिंदु हैं वहां पे दो हमको रेखाएं मिल रही हैं, ठीक है, दो रेखाएं मिल रही हैं। अब दो रेखाएं जो है उनका अगर बिंदु पथ ज्ञात कर रहे हैं तो हमें एक ऐसी रेखा मिल रही है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु पथ। तो इस तरह के जो बिंदु है ना, पता क्या कहलाते हैं? बाह्य बिंदु, ठीक है। इस तरह के बिंदु क्या कहलाते हैं? बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु के बारे में जो है थोड़ा बहुत जो है हम लोग फर्स्ट ईयर में जो देखा था, सिंपल था, बस उसमें इंट्रोडक्शन था। जैसे आपने सुना नोड, ठीक है, पाथ बिंदु, ठीक है, इस तरह से सुने होंगे। देखिए आपने ऐसे किया होगा, ये एक तो जो है यहाँ पे ये बनता है नोड, और एक यहाँ पे इस तरह से किए थे ना हमने, ये दो जो शाखाएं जो है दोनों अलग अलग दिशाओं में इस तरह से जाती हो। और कभी एक बार तो ऐसा भी किया था कि यहाँ पे दो शाखाएं जो है ये इस तरह से। तो ये वाले डायग्राम जो है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ये वाले डायग्राम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु क्या कहलाते हैं? ये बाह्य बिंदु कहलाते हैं। जैसे ये स्पर्श बिंदु है, ये है। अब इनका एनवलप तो अलग होगा, एनवलप तो अलग होगा, यानी इसका विचित्र हल तो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा एक हमें और भी कुछ पथ मिलेंगे, इसके अलावा हमें कुछ और पथ मिलेंगे। उन पथों को हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य बिंदु पथ, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? बाह्य बिंदु पथ, ठीक है, जिसको कहते हैं एक्सट्रानियस पॉइंट, ठीक है, बाह्य एक्सट्रानियस जो है लोकस, सॉरी। तो ये बाह्य बिंदु पथ में जो है सबसे पहला आ जाता है आपके स्पर्श बिंदु पथ, ठीक है, पहला आ जाता है इसमें फर्स्ट स्पर्श बिंदु पथ, ठीक है। स्पर्श बिंदु पथ में जो है इन व्रतों का उदाहरण जो है बहुत ही अच्छा है। एक ये उदाहरण है, एक ये भी उदाहरण लेती हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पे तो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे व्रत हो जो दो बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए जाते हो, ठीक है, दो बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए जाते हो, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिच्छेदन बिंदु से जो है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रेखा बना लूं तो ये इस तरह से होगी, फिर दूसरी यहाँ पे बना लूं। अब इनका दोनों का ही अगर बिंदु पथ मुझे ज्ञात करना हो, ठीक है, दोनों का ही अगर बिंदु पथ ज्ञात करना हो तो ये बिंदु पथ किस तरह से ज्ञात किया जाता है? ये भी एक प्रोसीजर होगी। यहाँ पे तो मैं सीधा बता रही हूँ कि बिंदु पथ ऐसे ज्ञात किया जाता है, ये होगा इसका, लेकिन आप जानते हैं कि ये भी एक प्रोसीजर होगी जो यहाँ पे हमको नहीं करनी है। हमको यही ध्यान देना है कि बिंदु पथ जो है इसका क्या होगा। तो देखिए इन दोनों का ही रेखाओं का बिंदु पथ जो है, एक हमें रेखा मिलेगी जिसको हम लोग कहेंगे ये स्पर्श बिंदु पथ। ये क्या होगी? आपकी स्पर्श बिंदु पथ। मैं जो है थ्योरेटिकली आपको कुछ भी नहीं लिखा रही हूँ यहाँ पे, थ्योरेटिकली मैं आपको कुछ भी नहीं लिखा रही हूँ, सिर्फ जो है आपको डायग्राम दिखा के बता रही हूँ कि ये है क्या। अब यहाँ पे तो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ना इसकी परिभाषा से कुछ लेना देना है। हमको क्या है, एग्जाम्पल जब करेंगे उसमें जो है किस तरह से ज्ञात करना है, उसके लिए ट्रिक है जो मैं अभी आपको ये डायग्राम बता के फिर मैं बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके सेकंड पाथ बिंदु पथ, या फिर क्या कहते हैं इसको, यहां कहते हैं नोड, ठीक है, NODE। आपको क्या करना है, बस ये थोड़ा सा देख लेना है कि होते किस तरह से, बाकी जो है आपको एग्जाम्पल ही करने हैं इसके लिए, ठीक है। तो एक तो इस तरह से पॉसिबिलिटी एक ये है कि यहाँ पे जो है एक जो भी इस तरह से हमारे वक्र बन रहे हैं उसके यहां से इन बिंदुओं से एक रेखा गुजरती हो, ठीक है, इसके प्रतिच्छेदन बिंदुओं से एक रेखा गुजरती हो। अब देखिए ये भी क्या होगा, यहाँ पे ये एक स्पर्श रेखा भी होगी, ये ऐसे भी होगी, ठीक है, और यहाँ पे एक हो सकता है कि यहाँ पे भी हो। तो यहाँ पे इनका सबका लोकस इसके जो है प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगा, यानी बिंदु पथ जो है वो क्या होगा, इस जो है प्रतिच्छेदन से गुजरेगा।
दूसरा एक और डायग्राम बनाती हूँ। डायग्राम में देखेंगे कि एक जो है नोड इस तरह से है, तो दूसरा उसको प्रतिच्छेदित कर रहा है, फिर तीसरा भी उसको प्रतिच्छेदित कर रहा है, फिर चौथा भी उसको प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, यहाँ से भी एक वक्र जो है गुजरेगा, यहाँ से भी एक वक्र गुजरेगा, और यहाँ से भी एक वक्र, इसके प्रतिच्छेदन यहाँ पे मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। तो देखेंगे कि ये सारे जो है वक्र क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। संपाती होके हमें एक ही वक्र यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है, एक ही वक्र प्राप्त होगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, पात बिंदु पथ, यानी कि यहाँ पे नोडल लोकस, ठीक है, नोडल लोकस कहेंगे, या पात बिंदु पथ कहेंगे। अब आपको न तो यहाँ पे डायग्राम बनाने हैं, न यहाँ पे कुछ करना है, बस मैं सिर्फ ये थोड़ा सा और एक और बता दूं उभयाग्र बिंदु पथ के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा आपके उभयाग्र बिंदु पथ, ठीक है। एक तो कस्प आपने ऐसे देखे होंगे इस तरह से, और दूसरे इस तरह से। तो यहां से जो है इसके इस बिंदु से गुजरने वाले जो भी जो है वक्र होगा वह क्या कहलाएगा, उभयाग्र बिंदु पथ। क्या कहलाएगा, उभयाग्र बिंदु पथ, ठीक है। जो कस्प होंगे देखिए इस प्रकार भी होते हैं और इस प्रकार भी होते हैं, पता ना, एक तरफ से एक ही तरफ इनकी शाखा होती है। अगर इस तरह से ले लें, जैसे जैसे ये बदल, तो इनके इन बिंदुओं से गुजरने वाला क्या कहलाएगा, उभयाग्र बिंदु पथ, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग ये तो मैंने आपको डायग्राम से बता दिए, ठीक है, डायग्राम से बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोसीजर करना कैसे है, मतलब कि ये ज्ञात कैसे करना है। ये थोड़ी ना हम लोग डायग्राम बनाने बैठेंगे और देखते रहेंगे कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो है एक फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले जो है आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसी, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर आपकी कोई भी द्विघात समीकरण होती है, ठीक है, द्विघात समीकरण होती है, तो इसका हम लोग अगर x के सापेक्ष जो है यहाँ पे अवकलन करते हैं, चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस बी अपॉन 2a, क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन 2a। अब जो है यही वैल्यू जो है मैं क्या करूंगी, मेरी समीकरण में यहाँ पे पुट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे a, देखिए मैं क्यों बता रही हूँ, ये माइनस बी अपॉन 2a का ये हो जाएगा स्क्वायर, b माइनस बी अपॉन यहाँ पे 2a, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस c, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा a, ये b स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ये 2a और प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर लेते हैं, a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। अब जो है 4a स्क्वायर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो चलिए सॉरी a स्क्वायर गया, 4a इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस c इज इक्वल टू 0, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका एनवलप अगर फाइंड करना चाहूं, ठीक है, तो इसका एनवलप जो है मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ, इस x को ही जो है वो मान रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्यों हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं,
क्यों हम लोग यहाँ पर ये b स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं? क्यों? अगर ऐसी द्विघात समीकरण होती है और उसमें अगर अवकलन करने के बाद अगर हम लोग वहां पे x का विलोपन करते हैं, ठीक है, जैसे मैं समझ लूं कि जो x जो है ना मेरा p है, ठीक है, x जो है मेरा क्या है यहाँ पे p है, वो मान के चल रही हूँ, लेकिन मैंने तो भी x लिखा जैसे आपको अच्छी तरह से पता चले। तो देखिए यहाँ पे x का अगर विलोपन कर लिया तो मुझे क्या मिला यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac। तभी जो है मैं क्या कहती हूँ कि एनवलप हम लोग ज्ञात करते हैं तो विवेचक क्या लिखते हैं? विवेचक लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही श्रीधराचार्य का जो है एक डेल्टा होता है, श्रीधराचार्य का डेल्टा होता है। चलिए अब जो है मैं लिखने जा रही हूँ, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। जो विधि यानी कि बाह्य बिंदु प्राप्त करने की विधि। चलिए मेथड क्या है? मेथड है कि सबसे पहले माना अवकल समीकरण f x y p इज इक्वल टू 0 है, इसको नाम हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है। फिर जो है जिसका व्यापक हल किसमें आ जाएगा? कैपिटल F नाम दे देती हूँ, एक्स वाई, अब P निकल गया और C आ जाएगा उसके अंदर, कोई ना कोई और एक फलन होगा जिसको नाम दे देती हूँ 2। अब समीकरण 1 से P डिस्क यानी कि P विवेचक या P डिस्क्रिमिनेंट जो किस तरह से फाइंड करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के तरीके से, तथा समीकरण 2 से C डिस्क वो भी किसी तरह से ज्ञात करेंगे, इसी तरह से b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो ज्ञात कर लिया। अब ध्यान रखिएगा, अब मैं जो है P डिस्क में क्या होना चाहिए और C डिस्क में क्या होना चाहिए वो लिख रही हूं। अब मैं लिखती हूं P डिस्क में दिस इज इक्विवेलेंट टू E t स्क्वायर C और C डिस्क में इक्विवेलेंट टू E n स्क्वायर C क्यूब। अब जब भी हम लोग जो है कोई भी अवकल समीकरण दी हुई होगी उसका पहले व्यापक हल निकालेंगे और फिर जो है b स्क्वायर माइनस 4ac के जो है तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है p डिस्क और c डिस्क फाइंड कर लेंगे और उसमें देखेंगे। अब ये e t c और n और ये क्या है, तो सबसे पहला आता है e इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं यहाँ पे एनवलप, और एनवलप क्या होता है यहाँ पर? स्पर्श बिंदु विचित्र हल, सॉरी ये होता है विचित्र हल, ठीक है। एनवलप क्या होगा यहाँ पे? विचित्र हल। E यहाँ पे लिखती हूँ E इज एनवलप, यानी कि ये होगा आपके विचित्र हल। अब देखिए क्या होगा कि जैसे समीकरण में बताऊंगी, अभी समीकरण हम लोग हल कर रहे हैं, देखना कितनी इजी है, और बस आपको क्या ध्यान में रखना है, ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीजें याद हो जाएगा, E t स्क्वायर C और E n स्क्वायर C क्यूब। तो जिसमें E का मतलब क्या है यहाँ पे? ये है आपके विचित्र हल, और यहाँ पे P से मतलब है टेक लोकस, यानी कि स्पर्श बिंदु पथ, यानी कि होगा स्पर्श बिंदु पथ। फिर जो है यहाँ पे n से आपके मतलब है, n से मतलब है कि यहाँ पे नोड या लिखते हैं नोडल लोकस, जो कि होगा पात बिंदु पथ, पात बिंदु पथ। फिर यहां से C से आपके मतलब क्या होगा? C से मतलब होगा यहाँ पे कस्पिडल लोकस, यानी कि उभयाग्र बिंदु पथ,
ठीक है। अब ये जो है आप जानते हैं ना नॉड कब मिलेगा, उभयाग्रह कब मिलेगा, वो एक जो है अवकलन समीकरण थी फर्स्ट ईयर में आपके, ध्यान हो तो आपको, एक अवकल समीकरण थी जिसमें अगर ग्रेटर देन आता था तो हम लोग बोलते उभयाग्रह मिलेगा, और जब लेस देन आता था तो बोलते कि नॉड मिलेगा। इस तरह से कुछ ऐसी कुछ कंडीशन थी, उससे हम लोग पता लगा देते कि हमारे वक्र में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से जो है यहाँ पे बाह्य बिंदु यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहीं पे जो है उन्हीं बाह्य बिंदु का क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लोकस फाइंड कर रहे हैं, यानी कि बिंदु पद जो है ज्ञात कर रहे हैं। और वो हम लोग किस तरह से करेंगे, पहले हमको अवकल समीकरण दी हुई होगी, अवकल समीकरण का हम लोग व्यापक हल ज्ञात करेंगे, और दोनों ही व्यापक हल में जो है b² - 4ac से जो है हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से एक गुणनखंड दोनों में कॉमन होना चाहिए। पहले ई, दोनों में एक गुणनखंड कॉमन होना चाहिए, यानी एक फैक्टर कॉमन होना चाहिए, जो कि होगा आपका विचित्र हल। अगर पी डिस्क में जो है ऐसा गुणनखंड आता है कि जिसका वर्ग है तो वो स्पष्ट बिंदु पथ होगा। अगर सी डिस्क में ऐसा एक गुणनखंड आता है कि जिसका स्क्वायर है, जो इसमें नहीं है लेकिन सिर्फ इसमें इसका स्क्वायर है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका यहाँ पे पाथ बिंदु पथ, यानी कि नोड लोकस। और ऐसा अगर कोई फैक्टर आ रहा है कि जिसमें पी डिस्क में तो वो एक बार आ रहा है लेकिन सी डिस्क में वो 3 बार आ रहा है, तो वो हम क्या कहलाएंगे यहाँ पे, उसका कस्पिडल लोकस। ये E_t²c और En²c³ से मतलब क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पे विवेचक ज्ञात करेंगे, उस विवेचक के अंदर जो है ये गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, गुणनखंड होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ कि x - a², यहां मैं लिखती हूँ x - 2a², तो देखेंगे, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ यहाँ पे y, ठीक है, और यहाँ पे लिखती हूँ मैं y³, तो देखिए यहाँ पे x जो है वो क्या कहलाता है, x कहलाएगा आपका विचित्र हल। ठीक है, और x - a का स्क्वायर तो t² है, तो x - a = 0, यानी x = a जो रेखा कौन सी कहलाएगी, आपकी स्पर्श बिंदु पथ। ठीक है, इसमें देखिए ये आपके सी डिस्क है, सी डिस्क में जो है x - 2a का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये होगा x - 2a = 0, यानी x = 2a, ये आपका कहलाएगा पाथ बिंदु पथ, यानी कि नोड लोकस। ठीक है, अब देखिए एक बार इसमें y आ रहा है और सी डिस्क में जो y 3 बार आ रहा है, यानी आपका कस्पिडल लोकस यानी उभयाग्रह बिंदु पथ क्या होगा, y = 0। क्या होगा, y = 0। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से देखना होगा, इस तरीके से देखना होगा। ठीक है, चलिए अब जो है मैं आपको क्वेश्चन बताती हूं कि किस तरह से ये फाइंड किए जाते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं जिससे अच्छी तरह से आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2016 का, जो कि पूछा गया था p² और 2 - 3y का होल स्क्वायर = 4 1 - y। इसको इक्वेशन जो है मैं नाम 1 दे देती हूँ पहले से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है p² एक ही है और ये जो है यहाँ पे y का ही फंक्शन है, x का फंक्शन तो है ही नहीं, तो मैं p और y के पदों को अलग अलग कर सकती हूँ। तो p² = 4 1 - y अपॉन 2 - 3y का स्क्वायर। ठीक है, 2 - 3y। चलिए वर्ग कर लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं 2, और ये आ जाएगा 1 - y अपॉन 2 - 3y। लेकिन p क्या होता है, स्मॉल p का मतलब होता है dy/dx = 2 1 - y और 2 - 3y। ठीक है, तो y के साथ हम ये फंक्शन ले लेते हैं और dx को अलग रख लेते हैं, क्योंकि x का कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 - 3y अपॉन 2 √1 - y dy = dx। फिर जो है मैं क्या करती हूँ, ये 1 - y है, तो अगर यहाँ पे 3 - 1 लिखूं तो 3 कैंसिल हो, 3 जो है कॉमन आ जाएगा और 1 - y जो है एक बार कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 को मैं लिखूंगी 3 - 3y - 1, तो हो गया 2 अपॉन 2 1 - y dy = dx। ये हो जाएगा 3 कॉमन
1 माइनस वाई अपान रूट में 1 माइनस वाई माइनस ये हो जाएगा 1 अपान 2 1 माइनस वाई और ब्रैकेट में ये डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो चलिए एक बार जो है यहाँ पे 1 माइनस वाई जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 1 माइनस वाई ब्रैकेट में माइनस 1 अपान 2 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं क्या करना है, हमें इसका समाकलन करना है। तो चलिए पहला हो जाएगा, पहला समाकलन हो जाएगा कि 3/2 1 माइनस वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और साथ में -1, क्योंकि 1 माइनस वाई है तो y का गुणांक कितना है -1 माइनस यहाँ पे 1/2 1 माइनस वाई की पावर 1/2 अपॉन जो है 1/2 और -1 और दिस इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस सी। क्या आएगा x के साथ यहाँ पे कांस्टेंट। चलिए 3/2 और 1/2 तो गया, तो -1 माइनस वाई की पावर 3/2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 1 माइनस वाई की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जो है 1 माइनस वाई की पावर को जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस वाई की पावर 1/2 को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके -1 माइनस वाई और वहां पे बचा +1। ठीक है, +1 और इज इक्वल टू क्या है x प्लस सी। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 1 माइनस वाई की पावर 1/2 -1 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा y 1 माइनस वाई की पावर हाफ इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब जो है क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, विवेचक ज्ञात करना है ना। तो वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है टर्म इस तरफ ले आऊं, माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको नाम दे रही हूं मैं समीकरण 2, इसको नाम दे रही हूं समीकरण 2। अब समीकरण 1 से जो हमारी पहले वाली थी ना, समीकरण 1 से क्या था, पी स्क्वायर 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 4 1 माइनस वाई। तो मैं क्या करूंगी कि इसको यहाँ पे माइनस ले लेती हूँ और इधर इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ। इसमें b का टर्म नहीं है, देखिए पी स्क्वायर है यानी कि a है, b का टर्म नहीं है, कैपिटल B नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैं लिखती हूँ पी डिस्क जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर तो 0 है, तो 0 माइनस 4 बाहर, ब्रैकेट में a का मान कितना है 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर और c का मान क्या कितना है यहाँ पे -4 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो चलिए 4 भी गया, नेगेटिव भी गया, तो 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चलिए सी डिस्क फाइंड कर लेते हैं। सी डिस्क किससे फाइंड करेंगे, इससे। तो चलिए सी डिस्क हो जाएगा, वो भी क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार मैंने लिख दिया, तो मैं सीधा लिखती हूँ कि 4x स्क्वायर माइनस 4 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए 4x स्क्वायर तो चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए
मैं बताती हूँ आपको पी डिस्क में क्या है। देखिए पी डिस्क में क्या होता है आपके ई टी स्क्वायर सी, और सी डिस्क में क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, जो कि आपको क्या मिला है, यहाँ पे मिला है 1 माइनस वाई और 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं सी डिस्क लिखती हूँ। सी डिस्क जो है वो आपको मिलता है ई एन स्क्वायर सी क्यूब, और यहाँ पे आपको मिला है 1 माइनस वाई, पहले लिखती हूँ, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दोनों में एक फैक्टर कॉमन है, कौन सा है, 1 माइनस वाई। तो आपका ई जो है क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि स्पर्श बिंदु पथ क्या होगा, स्पर्श बिंदु पथ आपके होगा y इज इक्वल टू 1। फिर जो है यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि सॉरी विचित्र हल, ये हो जाएगा आपके विचित्र हल, सॉरी ये होगा आपके विचित्र हल y इज इक्वल टू 1 रेखा, और ये होगा आपके स्पर्श बिंदु पथ जो कि होगा 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है आपके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट आपके आ रहा है यहाँ पे, देखेंगे कि इसमें क्या है एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि क्या है पाथ बिंदु पथ क्या होगा, पाथ बिंदु पथ होगा y इज इक्वल टू 0, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपके पाथ बिंदु पथ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। तो देखिए किस तरह से कंपैरिजन की और हमने ज्ञात किए, ठीक है, हमने यहाँ पे जो है बाह्य बिंदु पथ ज्ञात किए।